Hello students, myself Deshmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College Dhalpur. Today we are going to discuss about the MOT of homonuclear diatomic molecule. अर्थात हम इस वीडियो में द्विपरमाणुक समनाभिकीय अणुओं के लिए अणुकक्षक सिद्धांत की बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियोज में हमने ये देख लिया था कि अणुकक्षक सिद्धांत क्या है और उसकी मुख्य बात ये थी, वो सिद्धांत ये कहता है कि दो या परमाणु कक्षक जो हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान और सममिति समान होती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ LACO विधि द्वारा अतिव्यापन करके समान संख्या में अणुकक्षकों का निर्माण करते हैं। बनने वाले अणुकक्षकों की संख्या उतनी ही होती है जितने की परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। ये जो MOT है या अणुकक्षक सिद्धांत है, जो कि हुंड और मुल्कन के द्वारा BBT में रही कमियों को दूर करने के लिए दिया गया, वो मुख्यतः क्या क्या बताता है। MOT किसके बारे में बताता है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बंध क्रम के बारे में बताता है। मुख्यतः MOT किसी भी अणु की तीन बातों को बताता है। एक तो बताता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, जिसे हम बोलते हैं बंध क्रम। बंध क्रम हम निकालते कैसे, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। बंध क्रम इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। यहां पर NB बंधी अणुकक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Na प्रतिबंधी अणुकक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अर्थात बंध क्रम बराबर 1/2 बंधी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधी अणुकक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि हम किसी भी अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख द्वारा उसके बंधी अणुकक्षक और प्रतिबंधी अणुकक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात कर लें, अर्थात NB का मान निकाल लें और Na का मान निकाल लें, तो हमारा बंध क्रम उस अणु का निकल करके आ जाता है। तो पहली बार जो MOT बताती है वो किसी भी अणु के लिए बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है। ठीक है। दूसरा, जब हम बात करते हैं, जो MOT है वो उस अणु की स्टेबिलिटी को बताती है। स्टेबिलिटी का मतलब उस अणु के स्थायित्व को बताती है। और MOT ये कहती है कि बंध क्रम स्थायित्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जितना ज्यादा बंध क्रम होगा, अणु का स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो MOT मुख्य रूप से किसी भी अणु के बॉन्ड ऑर्डर को बताती है। कैसे? इस फॉर्मूले के द्वारा। उसकी स्टेबिलिटी को बताती है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। और तीसरा जो बात करती है ये MOT, वो बॉन्ड लेंथ की बात करती है कि हम उस अणु की बॉन्ड लेंथ को भी, बंध लंबाई को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? MOT के द्वारा। और चौथी एक और बात ये बताती है कि ये अणु कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी चुंबकीय प्रकृति के बारे में और बताती है। चुंबकीय प्रकृति से मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मतलब यह है कि वो अणु कैसी प्रकृति का होगा, प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, इस बारे में MOT बताती है। अब ये हम कैसे देखेंगे? देखो, बंध क्रम हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। बंध क्रम जितना ज्यादा होगा, स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई और बंध क्रम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात बंध क्रम ज्यादा होने पर बंध की लंबाई कम होती है। ठीक है। बंध क्रम बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा बंध क्रम होगा, स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। उस अणु को तोड़ने के लिए, उस अणु को हमें परमाणुओं में वियोजित करने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और बंध लंबाई उतनी ही कम होगी जितना ज्यादा बंध क्रम होगा। बंध क्रम और बंध लंबाई एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जबकि बंध क्रम और स्थायित्व, बंध क्रम और बंध ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं।
जो एमओटी है वह अणु की चुंबकीय प्रकृति को बताती है, अर्थात वह अणु अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, वो हम देखते हैं उस अणु के अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख से। और अगर किसी भी अणु के अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख में अणुकक्षकों में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह अणु अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। एक या एक से ज्यादा कितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि अणुकक्षक में उपस्थित हैं तो वह अणु किस प्रकृति का होता है? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अर्थात जिसको चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रतिचुंबकीय कब होगा कोई भी अणु? जब उस अणु के अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख में अणुकक्षकों में भरे हुए इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो, तो वह अणु कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर, ठीक है, अणुकक्षकों में जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? युग्मित होंगे, तो वो होगा प्रतिचुंबकीय। और अगर एक भी अयुग्मित है तो वो कैसा होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर तो वो होगा पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। जब इस अणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को यदि प्रतिकर्षित करे तो होता है हमारा प्रतिचुंबकीय, आकर्षित करे तो होता है अनुचुंबकीय। और वो हम देखते कैसे हैं? अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख में अणुकक्षकों में भरे हुए इलेक्ट्रॉनों के आधार पर यदि अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय, और अयुग्मित नहीं है, सारे के सारे युग्मित है, तो प्रतिचुंबकीय। तो जो एमओटी है जो कि हुंड और मुल्कन के द्वारा दी गई, वो मुख्यतः आपको जो बताती है वो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, बंध क्रम के बारे में, उस अणु के स्थायित्व के बारे में, उसकी बंध लंबाई के बारे में, और उस अणु की चुंबकीय प्रकृति अर्थात वह अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा उसके बारे में आसानी से व्याख्या करती है। तो बंध क्रम बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है, स्थायित्व के समानुपाती होता है, और बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं समनाभिकीय दो परमाणु अणुओं के लिए अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख हम किस तरीके से बनाते हैं, हमें उसकी बात करनी है। समनाभिकीय से मतलब है दो परमाणु का मतलब, जैसे मान लो H2 है, He2 है, Li2 है, ठीक है, और हम बात कर सकते हैं B2 है, C2 है, N2 है, O2 है, F2 है, इस तरीके के समनाभिकीय, दोनों नाभिक एक जैसे हों, ऐसे अणुओं के लिए ऊर्जा स्तर आरेख हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जो पहला डायग्राम इधर की तरफ जो लेफ्ट साइड में जहां पर मेरा हाथ रखा हुआ है वो आपका अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख है, वो N2 तक के अणुओं के लिए है, और ये वाला जो अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख है वो N2 के बाद वाले अणुओं के लिए है, जैसे O2, जैसे F2, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये बनाया कैसे है। तो देखिए, इधर से इधर हम जा रहे हैं, ऊर्जा बढ़ रही है, इधर एक परमाणु के परमाणु कक्षक होंगे, इधर दूसरे परमाणु के परमाणु कक्षक होंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, जितने मिलेंगे उतने ही अणुकक्षक बनेंगे, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वह प्रतिबंधी होगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी वह बंधी होगा। देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो 1s, अब हम और 1s N2 तक कोई भी अणु है, जैसे मान लीजिए H2 बना, H2 किस किस से बनेगा? एक हाइड्रोजन, और एक तरफ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा, चूंकि हाइड्रोजन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन 1s1, और तो 1s1 और 1s1 ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दो परमाणु कक्षक मिले, अतिव्यापन किया तो दो ही अणु कक्षक बनेंगे, तो उसका ऊर्जा स्तर आरेख केवल यहीं तक होगा, ये ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो टोटल है वो N2 तक के अणुओं के लिए है। दैट मींस यदि हम बात करें H2 के अलावा He2 हीलियम, He2 अणु, तो दो He और He का मतलब 1H2 और 1H2, तो यहां तक ही होगा। फिर लिथियम पे जाएंगे तो 1H2 2S1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां गया। बेरिलियम पे जाएंगे Be2 तो 2H2, ठीक है। बोरॉन पे जाएंगे तो 1H2 2H2 2P1, फिर P में चला गया, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले H2 अणु के लिए 1s और 1s, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक ये रहा और एक जो कम ऊर्जा का है, ये परमाणु कक्षकों से कम ऊर्जा का है, वो हो गया बॉन्डिंग।
जो इन परमाणु कक्षकों से अधिक ऊर्जा का है वो कैसा है, एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही 2s और 2s जब आपस में समान ऊर्जा और समान सममिति वाले मिल रहे हैं तो दो परमाणु कक्षक आपस में दो अणु कक्षक बनाएंगे जिन अणु कक्षकों की ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम है। देखिए इधर से इधर ऊर्जा बढ़ रही है, ये परमाणु कक्षक है और ये अणु कक्षक है, इसकी ऊर्जा कम है इन दोनों से, तो ये हो गया बंदी। मैंने लिख दिया सिग्मा बी, बी का मतलब है बॉन्डिंग 2s, और ये लिख दिया मैंने सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, प्रतिबंधी। ऐसे ही हम बात करें कि मान लीजिए 1s हो गया, ऐसे 2s, अब 2p है। 2p में p में आप जानते हो कितने कक्षक है, तीन है, px py और pz। ये लो px py और pz, यहां भी कौन सा है, px py एंड pz। ठीक है, अब ये तीन परमाणु कक्षक एक परमाणु के और तीन दूसरे के, टोटल कितने हो गए, छह अणु कक्षक बनेंगे। उनमें से आधे तो होंगे बंधी और आधे होंगे प्रतिबंधी। तो देखिए तीन की ऊर्जा कम है इनसे, तो ये तो हो गए बॉन्डिंग, और तीन की ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों से ज्यादा है तो ये क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, दो हम देखिए इन दो की ऊर्जा समान है और आप जानते हो जब px, अभी मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, px px के साथ इंटरेक्शन करेगा, 2px py के साथ करेगा, यहां पर पाई बॉन्ड बनता है, px और py आपस में जब अतिव्यापन करते हैं तो वहां पर संपार्श्विक अतिव्यापन होता है, पाई बॉन्ड बनता है। और pz जब अतिव्यापन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो उससे बना है सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, क्योंकि 2p आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। देखिए मैंने लिखा है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और इसी का एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यहां तक क्लियर है। N2 तक के अणुओं के लिए है। N2 के बाद वाले जैसे F2 है, O2 है, उन सब के लिए ये है, सेम है। 1s में यदि इलेक्ट्रॉन है, दो परमाणु कक्षक मिले, दो अणु कक्षक बन जाएंगे, एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, 2s मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। 2p मिले, तीन इधर और तीन इधर, छह में से तीन बंदी होंगे, तीन प्रतिबंधी होंगे। तीन में से ये वाले जो कक्षक हैं वो पाई है, पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की ऊर्जा बराबर होती है, सिग्मा 2pz, और ये कैसा है, बॉन्डिंग, B4 बॉन्डिंग, और स्टार 4 एंटी बॉन्डिंग। दो है, पाई बनेगा वहां, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एक है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये जो अणु कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख है वो N2 के बाद वाले अणुओं के लिए है और ये पहले वाले अणुओं के लिए। अब ये याद कैसे रखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। N2 तक के अणुओं के लिए और N2 के बाद वाले अणुओं के लिए ये वाला पोर्शन सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है। अंतर कहां है, जो मैं यहां दिखा रहा हूं ये अंतर है, एक ये और एक यहां पर ये जो मैंने दिखाया हुआ है, केवल ये। तो N2 तक के अणुओं के लिए आपको याद रखना है ये कॉमन, अंतर है केवल यहां इनमें। ये देखिए दो और एक सेम है, ये भी ऊर्जा बराबर है। ठीक है, अंतर कहां आ गया, यहां पर यदि आपको याद रखना है N2 तक के अणुओं के लिए तो यहां 2 1 तो हम इसे याद रख सकते हैं। देखिए 2 1 21 के अनुसार। ठीक है, और N2 के बाद वाले के लिए ये सेम है, केवल अंतर है यहां। N2 के बाद वाले 1 2 1 तो 12 21 लागू होता, बस 21 तो सेम है, पीछे वाला 21 अंतर है। N2 तक के लिए 21 आपको याद रखना है, N2 के बाद वाले के लिए 12 21 आपको याद रखना है, 1 2 2 1 और 2 1 2 1। ठीक है, आप आसानी से इन ऊर्जा स्तर आरेखों को याद रख सकते हैं। आप ध्यान रखें यहां इन्हें जब बनाते हैं तो जब समनाभिकीय अणु है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए विषमनाभिकीय अणुओं के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, वहां पर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होगा, और जब अंतर होगा तो जो आपने फिलहाल ये समान ऊर्जा के बनाए हैं वो समान ऊर्जा के नहीं बनेंगे, क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा होगा, तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी कम। विद्युत ऋणता ज्यादा, ऊर्जा कम, वो हम पढ़ेंगे विषमनाभिकीयों में। लेकिन समनाभिकीयों में जैसे 2s जहां बनाया वहीं 2s बनाना पड़ता है, मतलब सेम होनी चाहिए, ऊर्जा सेम होनी चाहिए, ये सीधा दिखना चाहिए यहां से यहां।
ठीक है, ऐसे ध्यान रखा जाता है। सेम एनर्जी का बनाना है, नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बंद क्रम निकालना है और हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे मान लीजिए H2 के लिए MOT निकाल रहा हूं मैं, H2 अणु के लिए बंद क्रम निकाल रहा हूं, तो 1s1 और 1s1, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां भरा और एक यहां भरा, बस दो ही भरने। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, दो भर दिए आपने। यहाँ बंद क्रम निकालना है। बंद क्रम का फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/2 बंदी अणुकक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी अणुकक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। बंदी में कितने हैं H2 अणु के लिए, 1 और 1 2 ही है। बंदी अणुकक्षक में कितने हैं, 2, और प्रतिबंधी में कोई नहीं है, तो 2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो H2 अणु का बंद क्रम कितना निकल करके आ गया, 1 निकल करके आ गया। ऐसे हम He2 के लिए निकाल सकते हैं। He2, एक He के पास He का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, तो 1s2 यहां पर भरेंगे 2, 1s2 यहां भरेंगे 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 4, आपको भरने हैं 4, तो 2 तो भर गए यहां और 2 भर जाएंगे। बंद क्रम निकालेंगे तो देखिए 1/2 बंधी माइनस प्रतिबंधी करेंगे, तो 1/2 बंधी में कितने हैं, 2, प्रतिबंधी में कितने हैं, 2, तो हम करेंगे 2 माइनस 2, तो कितना हो गया, 0। तो बंद क्रम कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये अणु बनता ही नहीं है, जिसका बंद क्रम 0 आए वहां पर बंद बना नहीं, और जब बंद बना ही नहीं तो वो परमाणु आपस में जुड़े ही नहीं, और जब परमाणु आपस में जुड़े ही नहीं तो अणु बना ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि He2 अणु नहीं बनता, क्योंकि इसका बंद क्रम क्या निकल के आता है, MOT के अकॉर्डिंग अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर शून्य निकल करके आता है। तो हम बोलते हैं कि इस अणु का बंद क्रम क्या है, 0 है। इसलिए He2 अणु प्रकृति में पाया ही नहीं जाता है। इस तरीके से हमें Li2, B2, C2, N2 इन सब के लिए यहां तक इसका फॉर्मूला 21 के अकॉर्डिंग यूज में लेते हुए करना है। N2 तक के लिए O2 और F2 के लिए हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। तो इसकी ज्यादा डिटेल अब देखिए, यदि मैं He2 की जगह H2 की बात करता हूं, H2 में ये स्थिति थी, ये स्थिति थी H2 में, तो सभी अणुकक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों युग्मित है H2 अणु के लिए। और युग्मित होने पर कैसा होता है, वो प्रतिचुंबकीय। तो H2 अणु कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। He2 अणु की स्थिति ये थी हीलियम की, जहां पर बंद क्रम 0 आया था, तो वहां भी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो वो भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे Li2, B2, C2 और N2 की 21 के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, और फिर उससे आगे वीडियो में हम विषम दाब के अणुओं की बात करने के साथ साथ O2 और F2 के लिए अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख की बात करेंगे, जो कि हम बनाएंगे 12-21 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको बंद क्रम ज्ञात करने की, उससे आप 1 सेकंड में देख करके बता सकते हैं इस अणु का बंद क्रम इतना होगा। थैंक यू।